हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिखा। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश की सिंचाई व्यवस्था का विस्तृत अध्ययन करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश राज्य में सबसे पहले फर्स्ट शताब्दी में चंदेल वंश ने सिंचाई के लिए खजुराहो में तालाबों का निर्माण कराया था। कौन सी? फर्स्ट शताब्दी में किसने? चंदेल वंश के राजाओं ने खजुराहो में। कहाँ पे? खजुराहो में किसका निर्माण कराया था? तालाबों का। तालाबों का निर्माण करवाया था। वहीं अगर देखो खजुराहो कहाँ पड़ता है तो आप मैप में देख सकते हैं। ये है छतरपुर और छतरपुर में हमको मिलेगा खजुराहो का मंदिर। क्या मिलेगा यहाँ पे? खजुराहो का मंदिर। ठीक है। अब वहीं देखो यहाँ पे ये मंदिर है। अब आपको इससे खजुराहो से रिलेटेड मैं एक और फैक्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताती हूँ। खजुराहो को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। कौन सी सूची में? विश्व विरासत सूची में शामिल किया था। कब? 1986 में। कब किया था? 1986 में। और अगर वहीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो अपने एमपी के जो भी प्लेस शामिल हैं उनमें खजुराहो एक फर्स्ट नंबर पे है। फिर सेकंड नंबर पे क्या है? सेकंड नंबर पे आता है सांची। ठीक है। और थर्ड नंबर पे आता है भीमबेटका। भीमबेटका। ठीक है। तो देखो सांची जो है, सांची कब शामिल किया गया था? ये किया गया था 1989 में। और वहीं भीमबेटिका जो है वो 2003 में शामिल किया गया था। कौन सी? विश्व विरासत सूची में। यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के 3 प्लेस को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। उसमें फर्स्ट नंबर पे है अपना आता है कौन सा? खजुराहो के मंदिर। और खजुराहो के मंदिर को कब किया था? 1986 में उसने शामिल किया था। वहीं सांची को 1989 में और भीमबेटिका को 2003 में। ठीक है। तो वैसे ये तो अपना मेन टॉपिक नहीं था, अपना मेन टॉपिक सिंचाई से रिलेटेड है, फिर भी मैंने आपको ये बता दिया। तो चलिए हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। 1927 में ग्वालियर रियासत में पगारा बांध बनाया गया था। तो ग्वालियर कहाँ दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है आपको ग्वालियर। तो यहाँ पे क्या बनाया गया था? पगारा बांध। ठीक है। और किस समय? 1927 में। ठीक है। फिर वहीं 1933 में पलकमती सिंचाई तालाब भोपाल में बनाया गया। यह आपको भोपाल दिख रहा है। यह है भोपाल। यहाँ पे बनाया गया था पलकमती सिंचाई तालाब। ये कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 1933 में। और 1936 में बालाघाट जिले में मुरम नाला का निर्माण किया गया था। ठीक है। कब? 1936 में। यह है बालाघाट। यहाँ पे मुरम नाला का निर्माण किया गया था। कब? 1936 में। ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। 1927 में ग्वालियर में पगारा बांध बनाया गया था। वहीं 1933 में भोपाल में पलकमती नहर बनाई गई थी, पलकमती तालाब बनाया गया था। और 1936 में बालाघाट में मुरम नाले का निर्माण किया गया था। अब हम देखेंगे सर्वाधिक सिंचित जिले। तो सर्वाधिक सिंचित जिलों में सबसे फर्स्ट नंबर पे जो है जिला है वो है कौन सा? दतिया। ठीक है। दतिया फर्स्ट नंबर पे है। सेकंड नंबर पे श्योपुर, थर्ड नंबर पे मुरैना, फोर्थ नंबर पे ग्वालियर। और दतिया का अगर परसेंट देखें तो दतिया का परसेंट कितना है? 66% है। और वहीं श्योपुर का परसेंट देखें तो श्योपुर का कितना परसेंट है? 60% है सिंचाई क्षेत्र। और मुरैना का जो है वो है 53%। और वहीं ग्वालियर का क्या है? 52%। ठीक है। सिंचित जिले। अब वहीं अपन न्यूनतम सिंचित जिले देखेंगे तो न्यूनतम सिंचित जिले जो है आपको ये नीचे साइड दिख रहा है, ये डिंडोरी। तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको न्यूनतम सिंचित जिले। फर्स्ट नंबर पे डिंडोरी 0.58%। ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे आ जाएगा अपना मंडला। और फिर थर्ड आ जाएगा फिर क्या? अनूपपुर। तो आपको याद रखना क्या है
कि जो सर्वाधिक सिंचित जिले जो हैं वो कहाँ मिलेंगे आपको, चंबल साइड मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, चंबल साइड। और जो न्यूनतम सिंचित जिले जो हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे, यहाँ। ये कौन सा क्षेत्र आ जाता है, दक्षिण साइड, दक्षिण पूर्व है ना, पूर्व में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कौन से जिले मिल जाएंगे, न्यूनतम सिंचित जिले। ठीक है, ये देखना इस तरीके से, ये ऐसा। तो ऊपर चंबल साइड आपको सर्वाधिक सिंचित जिले, और यहाँ इधर नीचे साइड यहाँ पर आपको कौन से, न्यूनतम सिंचित जिले। वही हम कुल कृषि रकबे का सिंचित परसेंट देखें तो कुल कृषि रकबे का सिंचित परसेंट जो है वो है क्या, 31%। कितना है, 31%। ठीक है, और कुल बोए गए क्षेत्र का सिंचित परसेंट, कुल बोए गए क्षेत्र का सिंचित परसेंट है 44%। कितना है, 44%। और शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सिंचित परसेंट 43%। मतलब कुल बोए गए क्षेत्र से एक कम हो जाएगा। कुल बोए गए क्षेत्र कितना था, 44%, तो शुद्ध बोए गए क्षेत्र कितना है, 43%। और ये क्या था, 31% जो था वो था कुल कृषि रकबे का सिंचित परसेंट। अब हम देखेंगे सर्वाधिक नहर सिंचित क्षेत्र। ठीक है, तो ये आपको मैप में दिख रहा है ऊपर साइड, उत्तर साइड। ये क्या है, सर्वाधिक नहर सिंचित क्षेत्र। मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा सिंचाई जो है वो किससे होती है, नहरों के द्वारा होती है। कहाँ पे, उत्तरी मध्य प्रदेश में। ठीक है, या फिर चंबल साइड। फिर वहीं आप ये साइड में देख सकते हैं, ये दिया है सर्वाधिक कुआं सिंचित क्षेत्र। तो ये क्या है, पश्चिम और दक्षिण। तो पश्चिम और दक्षिणी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा किस चीज़ से सिंचाई होती है, कुएं के द्वारा सिंचाई होती है। ठीक है, फिर आप ये इस साइड में देख सकते हैं, ये है तालाब सिंचित क्षेत्र, सर्वाधिक तालाब सिंचित क्षेत्र। तो पूर्वी मध्य प्रदेश में, कैसे, पूर्वी मध्य प्रदेश में किस चीज़ से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है, तालाबों के ज़रिए से ज़्यादा सिंचाई होती है। ठीक है, तो ये थे हमारे सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र, और वहाँ मतलब किस चीज़ से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। तो यहाँ पे नहरों का प्रयोग ज़्यादा होता है, और पश्चिम दक्षिण साइड कुएं का प्रयोग होता है, वहीं पूर्व साइड तालाबों का यूज़ ज़्यादा होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे सर्वाधिक सिंचित जिले। तो ठीक है, सर्वाधिक सिंचित जिले अभी मैंने आपको बताया था, सबसे ज़्यादा सिंचित जिला कौन सा है, दतिया। कौन सा है, दतिया, फिर श्योपुर, फिर मुरैना, फिर ग्वालियर। ये क्या है, सर्वाधिक सिंचित जिले हैं। वहीं अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि सर्वाधिक सिंचित परसेंट वाला जिला कौन सा है, कैसा, सर्वाधिक सिंचित परसेंट वाला जिला, तो परसेंट वाला जिला आपको कौन सा मिल जाएगा, सबसे ज़्यादा किसका था, दतिये का। कौन सा जिला है सर्वाधिक परसेंट वाला जिला, दतिया। इसका परसेंट कितना दिखाया था, 66%। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगर हम सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र की बात करें तो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र में सबसे पहले हम देखेंगे चंबल घाटी साइड। ठीक है, चंबल घाटी, या फिर हम कह सकते हैं उत्तरी मध्य प्रदेश। ठीक है, उत्तरी मध्य प्रदेश या फिर चंबल घाटी। तो ये है हमारा उत्तरी मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे आपको 3 जिले मिलेंगे, कौन से, ग्वालियर, मुरैना और दतिया। ग्वालियर, मुरैना और दतिया, ये 3 जो हैं ये है सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है। ठीक है, चंबल घाटी से 3 क्षेत्र जो हैं ये सर्वाधिक सिंचित हैं। वहीं अगर हम बुंदेलखंड क्षेत्र से बात करें तो बुंदेलखंड क्षेत्र में आपको ये देखो, ये बुंदेलखंड क्षेत्र है ये। ठीक है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र में आपको मिल जाएगा क्या, टीकमगढ़। ये है टीकमगढ़ यहाँ पे। ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र में आपको क्या मिल जाएगा, टीकमगढ़। तो टीकमगढ़ जो है वो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है बुंदेलखंड क्षेत्र से। फिर वहीं अगर नर्मदा घाटी की बात करें, नर्मदा घाटी ऐसे गई हुई है यहाँ से, है ना, तो वहीं अगर हम नर्मदा घाटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो सिंचित क्षेत्र है नर्मदा घाटी में वो कौन सा है, वो है होशंगाबाद। क्या है, होशंगाबाद। ठीक है, नर्मदा घाटी क्षेत्र में सबसे सिंचित क्षेत्र कौन सा है, होशंगाबाद। और बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सा था, टीकमगढ़। और वहीं चंबल क्षेत्र में या उत्तरी साइड कौन सा था, मध्य प्रदेश के उत्तर साइड, ग्वालियर, मुरैना, ग्वालियर, मुरैना और दतिया, ये। ठीक है, अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन। तो मध्य प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधनों में
सबसे मेन साधन कौन सा है? कुआं, ठीक है। और इसका परसेंट कितना है? 69%। अब देखो कुआं फर्स्ट नंबर पे आता है, मतलब सिंचाई के प्रमुख साधनों में, मतलब सबसे ज़्यादा सिंचाई जो है वो कुएं के ज़रिए होती है, ठीक है। तो आप इसे कैसे याद रखोगे? क्योंकि ये पश्चिम और दक्षिण दोनों दोनों एरिया को घेरता है। कुएं जो है पश्चिम मध्य प्रदेश और दक्षिणी मध्य प्रदेश दोनों एरिया को कवर कर रहा था। तो सबसे ज़्यादा जो है, सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे होती है? 69% सिंचाई अपने यहाँ पे कुएं के द्वारा होती है, ठीक है। मतलब लोग सबसे ज़्यादा किसका इस्तेमाल करते हैं? कुएं का। फिर वहीं अगर सेकंड नंबर पे बात कही जाए तो सेकंड नंबर पे आ जाता है अपना नहर। क्या आ जाता है? अपना नहर। सेकंड नंबर पे नहर आ जाती है और इसका परसेंट है, इसका परसेंट कितना है? 17%। कितना है इसका? 17%। देखो इसका कुएं का परसेंट कितना था? 69 था। वहीं सर्वाधिक नहर, अब देखो नहर का परसेंट कितना है? 17%, ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे क्या है? तालाब। तालाब कौन से नंबर पे है? थर्ड नंबर पे आते हैं। और तालाब कितने परसेंट है? ये 2.3% है। तालाब का कितना परसेंट है? ओनली 2.3%, ओनली 2.3% है। तालाब का मतलब सबसे कम परसेंट है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होती है वो किससे होती है? कुएं के ज़रिए होती है। फिर दूसरे नंबर पे नहर के ज़रिए होती है। फिर थर्ड नंबर पे तालाब के ज़रिए, ठीक है। वही अगर सबसे अधिक वर्षा, सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? सबसे अधिक वर्षा होशंगाबाद के पचमढ़ी में होती है। कहाँ होती है? ये रहा होशंगाबाद, और होशंगाबाद के पचमढ़ी में सबसे अधिक वर्षा होती है, ठीक है। कितनी वर्षा होती है यहाँ पे? 212 सेंटीमीटर बारिश होती है यहाँ पे। 212 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा होती है। फिर अगर हम वहीं सबसे कम वर्षा वाले स्थान की बात करें तो सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भिंड। चलो ये ऊपर साइड आ जाते हैं यहाँ पे भिंड। और भिंड में पड़ता है क्या? गोहद। क्या पड़ता है? गोहद। गोहद में सबसे कम वर्षा होती है। गोहद में क्या? सबसे कम वर्षा होती है। ओनली 55 सेंटीमीटर बारिश होती है यहाँ पे। कितनी? ओनली 55 सेंटीमीटर। वहीं पचमढ़ी में कितनी हो रही थी? सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान होशंगाबाद, होशंगाबाद का पचमढ़ी में 212 सेंटीमीटर। और सबसे कम वर्षा भिंड के गोहद में होती है 55 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे सर्वाधिक संभावित भूमिगत जल। तो सर्वाधिक संभावित भूमिगत जल हमें कहाँ मिलेगा? ये हमें मिलेगा होशंगाबाद साइड। कहाँ मिलेगा सबसे ज़्यादा भूमिगत जल? कहाँ है सबसे ज़्यादा भूमिगत जल? हमें मिलेगा होशंगाबाद में, ठीक है, सबसे अधिक। और वहीं सबसे कम भूमिगत जल हमें कहाँ मिलेगा? सबसे कम भूमिगत जल बुरहानपुर में। कहाँ मिलेगा हमें? बुरहानपुर में। बुरहानपुर में भूमिगत जल की मात्रा सबसे कम है, ठीक है, सबसे कम है। फिर हम देखेंगे, अभी हमने भूमिगत जल की बात करी। वहीं अगर आपसे कहा जाए कि अर्जित सिंचाई क्षमता सबसे कम किस जिले की है? तो अर्जित सिंचाई क्षमता सबसे कम बुरहानपुर जिले की है। किस जिले की है सबसे कम? बुरहानपुर जिले की है। और अगर कहा जाए अर्जित सिंचाई क्षमता सबसे अधिक किस जिले की है? तो सबसे अधिक होशंगाबाद की है। किस जिले की है? होशंगाबाद की है। कौन सी? अर्जित सिंचाई क्षमता, अर्जित सिंचाई क्षमता सबसे अधिक है होशंगाबाद जिले की और सबसे कम है बुरहानपुर जिले की। वहीं अगर हम कहें सर्वाधिक शुद्ध सिंचित क्षेत्र किस जिले में है? तो सर्वाधिक शुद्ध सिंचित क्षेत्र जो है वो है होशंगाबाद। कौन सा सर्वाधिक शुद्ध सिंचित क्षेत्र? होशंगाबाद का है। कितना है ये? 87%, ठीक है। वहीं अगर आपसे कहा जाए कि सबसे कम जो है शुद्ध सिंचित सबसे कम शुद्ध सिंचित क्षेत्र किस जिले का है? तो वो है डिंडोरी जिले का। किस जिले का? डिंडोरी जिले का। ओनली 0.58% शुद्ध सिंचित क्षेत्र। अब देखो इससे पहले हमने पढ़ा था कि क्या पढ़ा था हमने? पश्चिम और दक्षिण साइड। ये है पश्चिम और दक्षिण साइड। यहाँ साइड सबसे ज़्यादा किस चीज़ से सिंचाई होती है? कुएं के ज़रिए, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कुएं के ज़रिए सिंचाई होती है।
तो फिर हम देखेंगे यहाँ पे, अगर हमसे कहा जाए कि विद्युत पंप सेट का सर्वाधिक प्रयोग करने वाला कौन सा क्षेत्र है, तो वो क्षेत्र कौन सा कहलाएगा, वो कहलाएगा अपना मालवा और निमाड़। क्या कहलाएगा, मालवा और निमाड़। मालवा और निमाड़ जो है वो विद्युत पंप सेट का सर्वाधिक प्रयोग करते हैं। और विद्युत पंप काय में लगते हैं, कुएं में लगते हैं। काय में लगते हैं, कुएं में लगते हैं। तो विद्युत पंप सेट का सर्वाधिक प्रयोग करने वाला क्षेत्र कौन सा है, मालवा, और ये है निमाड़। अगर हम बात करें भूमिगत जल के विकास की, तो भूमिगत जल के विकास का सबसे न्यूनतम स्तर जो है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, मंडला में। सबसे न्यूनतम या कम स्तर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, मंडला जिले में। और वहीं सबसे अधिक स्तर आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, रतलाम जिले में। सबसे अधिक स्तर आपको भूमिगत जल का कहाँ देखने को मिलेगा, रतलाम में, और सबसे कम मंडला में। फिर अगर राज्य में अत्यधिक भूमिगत जल का दोहन इंदौर, उज्जैन, मंदसौर, शाजापुर और रतलाम जिलों में होता है। कहाँ होता है, राज्य में अत्यधिक भूमिगत जल का दोहन, आपको ये इधर साइड दिख सकते हैं, इंदौर, ठीक है, ये दिख रहा है इंदौर, फिर ये उज्जैन, फिर आपको यहीं पे उज्जैन के ऊपर दिख गया मंदसौर के, फिर शाजापुर, उज्जैन के साइड में आपको दिख गया शाजापुर, और फिर रतलाम, ये आपको दिख गया रतलाम। तो ये पांचों ज़िले आप देखो, नोटिस करना आप, ये पांचों ज़िले बिल्कुल पश्चिम साइड दिए हुए हैं। इंदौर, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम और शाजापुर। तो ये 5 ज़िलों में क्या होता है, भूमिगत जल का दोहन होता है। सबसे ज़्यादा भूमिगत जल का क्या होता है, भूमिगत जल का दोहन होता है इन 5 ज़िलों में, ठीक है। इस कारण इन 5 ज़िलों को क्या कहा जाता है, काला जिला। क्या कहा जाता है, काला जिला। इन 5 ज़िलों को क्या कहा जाता है, काला जिला, क्योंकि यहाँ पे भूमिगत जल का सर्वाधिक दोहन होता है। हमने इससे पहले पश्चिम में और दक्षिण में देखा था, कुएं का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा था, और कुएं में भी फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुएं में विद्युत पंपों का यूज़ हो रहा था, विद्युत पंप, ठीक है। वहीं फिर चंबल साइड की अगर बात करें, किस साइड, चंबल साइड मतलब यहाँ साइड, तो चंबल साइड में सबसे ज़्यादा चंबल और बुंदेलखंड साइड डीजल पंपों का यूज़ होता है। किसका, डीजल पंपों का यूज़ होता है चंबल साइड। और पश्चिम दक्षिण साइड विद्युत पंपों का यूज़ होता है, और चंबल साइड डीजल पंपों का यूज़ होता है। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर नहरी सिंचाई तवा परियोजना द्वारा होती है। किसके द्वारा, तवा परियोजना द्वारा होती है। कौन सी, नहरी सिंचाई, ठीक है। फिर अन्य स्रोतों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई, और बाकी के जो अन्य स्रोत बचते हैं उनके द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो है आपको देखने को मिलेगी कहाँ, सागर, दमोह, पन्ना, कटनी, उमरिया, शहडोल जिला, ठीक है। सागर, दमोह, पन्ना, कटनी, उमरिया, शहडोल जिले में, ये इन जिलों में बाकी अन्य स्रोतों द्वारा सिंचाई देखने को मिलेगी। तालाबों द्वारा राज्य में सर्वाधिक सिंचाई जो है वो होती है कौन से, बालाघाट में। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है, बालाघाट साइड। वहीं नलकूपों द्वारा सिंचाई का मुख्य केंद्र, नलकूपों द्वारा सिंचाई का मुख्य केंद्र कौन सा है, मालवा का पठार। ये इधर साइड मालवा का पठार से नलकूपों द्वारा सिंचाई होती है। फिर कुएं द्वारा सिंचाई पश्चिमी मध्य प्रदेश में अधिक होती है। ये हमने इससे पहले भी देख चुके हैं कि कुएं द्वारा सिंचाई पश्चिम साइड में, कुएं द्वारा सिंचाई जो है सबसे ज़्यादा होती है, और ऊपर साइड नहर द्वारा, और यहाँ तालाब द्वारा। तो अगर आपसे पूछे तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है, बालाघाट में होती है, ठीक है। फिर कुएं द्वारा सिंचाई जो है पश्चिमी मध्य प्रदेश में होती है, और नलकूपों द्वारा सिंचाई मालवा के क्षेत्र में होती है।
राज्य में सर्वाधिक सिंचित फसल गेहूं की है। राज्य में अगर सर्वाधिक सिंचित फसल की बात करें तो वो क्या है, गेहूं की फसल है। गेहूं के 78.7% भाग पर सिंचाई की जाती है। कितने परसेंट भाग पर, 78.7% भाग पर सिंचाई की जाती है। फिर वहीं अगर हम पवन चक्की की बात करें, पवन चक्की से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है, तो इंदौर जिले में। यह है इंदौर जिला, इंदौर जिले में होती है पवन चक्की से सिंचाई। इंदौर जिले में पवन चक्की से सिंचाई होती है। बालाघाट में तालाबों से हो रही थी, इंदौर जिले में पवन चक्की से। ठीक है। फिर माता टीला बांध परियोजना को देखो, अब क्या आता है, परियोजना। तो माता टीला जो बांध परियोजना है, माता टीला बांध परियोजना को राजघाट परियोजना क्या बोलते हैं, इसको राजघाट परियोजना, या फिर हम कह सकते हैं रानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना। रानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना भी कहते हैं। माता टीला बांध परियोजना को राजघाट परियोजना या रानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना भी कहते हैं। वहीं हम नर्मदा नियंत्रण की अगर बात करें, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की अगर बात कही जाए तो इसका गठन कब हुआ था, इसका गठन हुआ था 1980 में। कब हुआ था, 1980 में इसका गठन हुआ था। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का गठन 1980 में हुआ था। विवाद समाधान के लिए कमेटियाँ, तो विवाद समाधान के लिए कौन कौन सी कमेटी बनी थी, तो आप फर्स्ट नंबर पे देख सकते हैं खोसला कमेटी। 1964 में बनी थी कौन सी, खोसला कमेटी। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण, नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण बनी थी 1969 में। 1969 में बनी थी नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण। फिर सैफुद्दीन सोज समिति 2006, सैफुद्दीन सोज समिति 2006 में केंद्र सरकार द्वारा गठित की गई थी। सैफुद्दीन सोज समिति 2006 में केंद्र सरकार द्वारा गठित की गई थी। वहीं लास्ट है सुंगलू समिति। सुंगलू समिति विस्थापन की समस्या हेतु गठित की गई थी। कौन सी समिति, सुंगलू समिति। तो ये थी सिंचाई परियोजनाओं से रिलेटेड कमेटियाँ।